हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी जूनियर मेंस एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का। तो उसी का आज ये नेक्स्ट क्रम होगा, जिसमें हम आज 20 प्रैक्टिस सेट नंबर 20 देखेंगे। ठीक है, ओवरऑल 20वां प्रैक्टिस सेट है। टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाना है, 100 नंबर 100 क्वेश्चन का। ठीक है, फुल प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। ठीक है, ओवरऑल 20वां है और ऐसे देखा जाए तो ये 13वां प्रैक्टिस सेट है इस बुक का। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे हिंदी का। यहाँ पे दिया गया है हिंदी के 30 क्वेश्चन है, उसको देखने वाले। इसके बाद रीजनिंग, फिर जीएस, फिर कंप्यूटर, फिर सबसे लास्ट में यूपी स्पेशल देखेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है? इनमें से दीर्घ स्वर बताना इसमें से। ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर ये सभी होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए टोटल स्वरों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में स्वरों की संख्या टोटल 11 है। ठीक है, जिनमें ह्रस्व स्वर यानी इसको लघु स्वर भी कहा जाता है। कौन कौन से आते हैं? तो 4 शब्द आते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ये 4 जो सब वर्ण हैं ये क्या हैं? ये आपके ह्रस्व स्वर हैं। ठीक है, दीर्घ स्वरों की संख्या की बात करेंगे तो दीर्घ स्वर कौन कौन से आता है? दीर्घ स्वर में जो है 7 आते हैं। इसमें बड़ा आ जाता है आपका। ठीक है, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ए, आए और इसके बाद ओ और औ आ जाता है। ठीक है, और इसी में संयुक्त स्वर की जब बात करेगा तो आप ये 4 लास्ट के 4 हैं जो ए, आए, ओ, आओ, ये क्या होते हैं? ये आपके संयुक्त स्वर की संख्या में आते हैं, श्रेणी में आते हैं, यही 4 वर्ण आ जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या गया, दीर्घ स्वर कौन सा इसमें से नहीं है? तो ये भी है, ये भी, ये भी है। यहाँ पे जो है आपका छोटी ई जो है ये ह्रस्व स्वर में आता है, लघु स्वर में आता है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? स्वर की संख्या सभी को पता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा स्वर नहीं होगा? तो वो है डी ऑप्शन। यहाँ जो है क्या है, ये व्यंजन है, बाकी सारे स्वर हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में हमें विराम चिन्ह का नाम बताना है। ये जो कोष्ठ में दिया गया, ब्रैकेट में दिया गया, इसका चिन्ह का नाम क्या है ये बताना है। ठीक है, तो ये किस प्रकार का चिन्ह होता है? तो ये अर्ध विराम होता है, सभी को पता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अर्ध विराम चिन्ह। योजना विराम, योजना विराम कोई चिन्ह नहीं होता। अल्प विराम की बात करेंगे तो सिर्फ एक सिंगल कामा होता है जो नीचे लगाया जाता है, इसको हम कहते हैं अल्प विराम चिन्ह। ठीक है, निर्देशक चिन्ह क्या होता है? तो ये निर्देशक चिन्ह होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है? यहाँ पे सही शब्दों की बात कर रहा तो कारण करना है तो अंकुरित गलत क्या है? यहाँ पे अंकुरित इस तरीके से होना चाहिए। आर्थिक में भी गलत है, यहाँ पे था पे छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए थी। आभूषण सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। चलिए, शुद्ध वर्तनी बताना है अगले भी शब्द में। शुद्ध वर्तनी की बात करिए, ऊपर लिखित यहाँ पे कौन सा सही से लिखा हुआ है? तो सही से लिखा हुआ ऊपर लिखित डी ऑप्शन में है और डी ऑप्शन ही बिल्कुल राइट है। चलिए, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल की बात करेंगे तो ये एक जाति सूचक शब्द है, मतलब कि जातिवाचक संज्ञा, सॉरी, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये पूरी जाति को बता रहा है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है ये बताना है। ठीक है, मुझे शब्द की बात करेंगे तो ये जो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है और उत्तम पुरुष उसके अंतर्गत, उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। जैसे मैं, हम, मुझे, मुझको, ये सभी उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए, गुरु का उत्तम अवस्था पूछा गया। ठीक है, देखिए, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। गुरु का उत्तम अवस्था होता है गुरुतम, गुरुतम हो जाएगा इसका। ये जो दिया गया है ये क्या है? गुरु, गुरु शब्द मूलावस्था है और इसका उत्तरावस्था पूछा जाएगा तो ये हो जाएगा गुरुतर, ये हो जाएगा उत्तरावस्था, ये हो जाएगा गुरुतम जो है उत्तमावस्था। चलिए, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया कौन सी है? बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इसमें क्रिया बताना है, किस प्रकार की क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर देखें तो इसमें कौन से प्रकार की क्रिया है? तो इसमें सकर्मक क्रिया है। ठीक है, सकर्मक क्रिया है, जिनमें कर्म को बोलने की आवश्यकता होती है, सकर्मक क्रिया होती है। अब यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में हमें लिंग बताना। मनगढ़ंत का लिंग किस प्रकार के लिंग में आता है? ये मतलब आपके पुल्लिंग में आता है या फिर स्त्रीलिंग में आता है? तो यहाँ पे किस प्रकार के जो है मनगढ़ंत शब्द जो है आएगा? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए, हिंदी में 2 ही लिंग होता है, 2 प्रकार का, एक होता है पुल्लिंग और एक होता है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो शब्द है मनगढ़ंत,
ये ना ही पुल्लिंग है ना ही स्त्रीलिंग है, ये एक विशेषण शब्द है। तो आंसर इस हिसाब से होना चाहिए यहाँ पे ई ऑप्शन। लेकिन इस बुक में इसका आंसर माना गया है उभयलिंग है, ठीक है, जबकि उभयलिंग हिंदी में वर्णन है ही नहीं, मतलब ये संस्कृत के अंतर्गत उभयलिंग आता है, इसमें नहीं वर्णन है। तो ये हो जाएगा आंसर, यहाँ पे ई ऑप्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए अगर आप लोग कमेंट करके बताइए इसका क्या ऑप्शन आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक से जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कर्ता ने, कर्ता का परसर्ग होता है ने, ठीक है, कर्म का क्या होता है को, करण क्या होता है से। अब यहाँ पे से जो होता है यहाँ पे देखिए लगा हुआ है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा से या करण का के द्वारा, के द्वारा ये भी होता है। तो से किससे किससे मतलब किसके द्वारा जो है जाते हैं पाठशाला, तो बस से या बस के द्वारा जाते हैं, तो करण कारक हो जाएगा, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अपादान का से होता है लेकिन अलगाव की स्थिति में होती है, ठीक है। संप्रदान का को के लिए इसका कारक होता है, तो ये सब याद रखना। चलिए निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द यहाँ पे बताना है, ठीक है। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? तो जिनका सार्थक खंड ना हो सके और उनको अगर अलग करें तो आपको उसका कोई अर्थ ना निकले। तो पंकज, पंकज को अगर, पंकज क्या है? पंकज रूढ़ शब्द नहीं है, पंकज जो है योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ क्यों है? क्योंकि आप पंकज का अर्थ निकालेंगे तो एक अलग अर्थ निकल के आएगा। इसका एक अलग अर्थ होता है पंकज का कमल, ठीक है। इसी प्रकार जलज भी है, जलज भी का मतलब जो जल में उत्पन्न होता हो, जलज भी एक अलग अर्थ निकलेगा। तो ये भी जो है आपका क्या हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द में आ जाएगा। कमल शब्द क्या है? आपका रूढ़ शब्द है, ठीक है। इसका अगर हम विच्छेद करते हैं का मा ला तो ये कोई अर्थ नहीं निकलता। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट है। रूढ़ शब्द में कमल शब्द आ जाता है। विद्यालय क्या है? विद्यालय एक यौगिक शब्द है। विद्यालय में यौगिक शब्द है। यहाँ पे क्या होता है? दो ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के योग से मिलते हैं और उनके खंड भी क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, पुलिस ने मेहमानों में से ही एक व्यक्ति को पकड़ा और उस पर चोरी का क्या लगाया? उपयुक्त यहाँ पे बताना है, चयन करना है, यहाँ पे भरना है, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यहाँ पे क्या उन सा वर्ड भरा जाए जिससे कि ये पूर्ण रूप से हो जाएगा। तो चोरी का दोष लगाया, दोषारोपण, दंड यानी अभियोग लगाया। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अभियोग हो जाएगा। चलिए, प्रतिरूप में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग बताना है। उपसर्ग सभी को पता है प्रतिरूप में कौन सा होता है, प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। प्रतिरूप, प्रत्येक, प्रत्युत्तर, प्रतिफल, इन सभी में प्रति उपसर्ग लगते हैं। चलिए, अल्पज्ञ विलोम, अल्पज्ञ का विलोम बताना अगले प्रश्न में। अल्पज्ञ का विलोम क्या होता है? अल्पज्ञ का विलोम हो जाएगा सर्वज्ञ। ए पार्ट करेक्ट है बिल्कुल जी। अल्पज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ हो जाएगा। अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अनभिज्ञ। अभिज्ञ का विलोम क्या होता है? अनभिज्ञ, याद रखिए। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है? कृतघ्न, कृतघ्न, ठीक है, ये होता है। चलिए, इनमें से मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मदिरा का पर्यायवाची की बात करेंगे, सुरा होता है, मधु होता है, ठीक है, मद्य भी होता है, लेकिन अमी नहीं होता। अमी किसका पर्यायवाची है? अमी जो है ये अमृत का पर्यायवाची है। तो आंसर क्या है? सी ऑप्शन राइट है। चलिए, अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा अंक शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17, संख्या अंक का एक अर्थ होता है, गोद भी अंक का एक अर्थ होता है, नाटक का एक भाग को भी अंक कहते हैं। यहाँ पे पृथ्वी इसका एक अर्थ नहीं है, ठीक है। तो पृथ्वी क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न, मंदिर और मंदिरा युग्म शब्द अर्थ बताना है, इसका क्या हो जाएगा? पहला वाला मंदिर और दूसरा मंदिरा है, तो पहले वाले मंदिर का अर्थ होता है देवालय या फिर पूजा घर, और दूसरा जो मंदिरा है उसका अर्थ होता है अश्वशाला। क्या होता है? अश्वशाला, तो उसको कहेंगे मंदिरा। तो आंसर यहाँ पे क्या है? बेसिकली डी ऑप्शन राइट है। चलिए अगले प्रश्न में बताना है, गोद लिए हुए पुत्र को एक शब्द में हम क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहा जाता है? दत्तक कहा जाता है, ठीक है, दत्तक कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, दत्तक। चलिए, अन्वेषण का सही शुद्ध संधि विच्छेद करना है। अन्वेषण, अन्वेषण का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो अनु प्लस एषण बनता है। अनु प्लस एषण से अन्वेषण हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे अनु प्लस एषण हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए छोटा ऊ और ए बनकर क्या हो रहा है? ओ हो रहा है, वाह हो रहा है, ठीक है। तो वाह हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा यड़ संध। क्या हो जाएगा? यड़ संध का उदाहरण। आंसर है डी ऑप्शन इसका राइट। चलिए, गुण दोष किस समास का उदाहरण है? गुण दोष
किस समास का उदाहरण? गुण दोष में अगर हम देखें तो गुण और दोष ये दोनों क्या हैं? अब यहाँ पे अगर आप देखें तो गुण का उल्टा दोष मतलब एक दूसरे के विरोध विपरीत है, मतलब विलोम शब्द है और ये हाइफन से लगा हुआ शब्द होता है, तो यहाँ पे हो जाता है द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास इस प्रकार का हो जाता है। तो आंसर यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, उपयुक्तों में से कोई नहीं। चलिए, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार का होता है? तो रचना के आधार पर अगर पूछा जाएगा तो वाक्य 3 प्रकार का होता है, जो कि किसी भी ऑप्शन में न मिलने से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, ठीक है, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये 3 प्रकार के जो वाक्य होते हैं ये रचना के आधार पर होते हैं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा ये ऑप्शन। चलिए, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस के स्थायी भाव की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये बताना है। चलिए बताइए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ज्ञान की आंधी आ रही है। ठीक है, किसकी आंधी आ रही है? ज्ञान की आंधी आ रही है। इसमें क्या आप समझ रहे हैं? इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तुलना किया जा रहा है यहाँ पे। अगर हम बात करेंगे जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का भेद आरोप कर दिया जाए, वहाँ पे रूपक अलंकार हो रहा है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। जैसे कि एक अन्य इसका अगर हम देखें उदाहरण, तो एक है मैया में तो चंद्र खिलौना लियो। ठीक है, तो चंद्र खिलौना में क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, सावधान करना अर्थ में मुहावरा है क्या? कौन सा मुहावरा है? सावधान करना के अर्थ में मुहावरा की बात करेंगे तो इसका मतलब कान खोलना होता है। कान खोलना मुहावरे का अर्थ क्या था? सावधान करना। ठीक है, आंख दिखाना मतलब धमकाना हो जाता है। ठीक है, आंख दिखाने का अर्थ क्या है? धमकाना हो जाता है। ओंठ चबाना मतलब क्रोध करना। ओंठ चबाना मतलब क्या है? क्रोध करना। ठीक है, खून पीने का अर्थ क्या होता है? शोषण करना। खून पीने का अर्थ क्या है? शोषण करना। तो आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन बेसिकली सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? इसका आंसर बताइए। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य की बात करेंगे तो वो है प्रिय प्रवास। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसके द्वारा लिखी गई? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं जिन्होंने ये उपन्यास लिखा है, जो कि एक खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी हैं कामायनी महाकाव्य के रचयिता। ठीक है, साकेत किसने लिखा हुआ है? तो मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा हुआ है। ठीक है, और नीरजा की जब बात करेंगे तो आप महादेवी वर्मा लगा दीजिएगा। तो इस प्रकार आंसर क्या है यहाँ पे? बी ऑप्शन से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 से 30 गद्यांश को पढ़ के उत्तर देना है। और गद्यांश आपके सामने कुछ इस तरीके से दिया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा कुछ गद्यांश को वीडियो पॉज करके। ठीक है, और हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यह भी गद्यांश ही है, गद्यांश को पढ़िएगा आप लोग। अगला प्रश्न मतलब गद्यांश से है, जो देखते हैं क्वेश्चन। विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य क्या होता है? तो इसके बल से मनुष्य जो होता है प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। ये आप जब गद्यांश पढ़ेंगे तो आंसर निकल के आएगा बी ऑप्शन। चलिए, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है। किससे मुक्ति मिली है? तो गद्यांश को पढ़ने के बाद आंसर आएगा सी ऑप्शन, भ्रमपूर्ण रूढ़वादी विचारणा से। चलिए, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है? तो गद्यांश को पढ़ने के बाद आंसर निकलेगा ए पार्ट, यातायात एवं संचार साधनों का विकास करना। ठीक है, हस्तामलक, हस्तामलक शब्द से क्या अभिप्रेत है? हस्तामलक शब्द से अगर हम देखेंगे तो गद्यांश के अनुसार यहाँ पे स्पष्ट और अनायास बोधगम्य को कहा जाएगा। आंसर इसका हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो ये थे केवल हिंदी के 30 क्वेश्चन। अब हम देखेंगे रीजनिंग के जो है 15 क्वेश्चन। तो इसमें हम जो है आपको आंसर बताएंगे और क्वेश्चन दिखाएंगे, और आपको वीडियो पॉज करके इसका जो है क्वेश्चन आपको खुद लगाना है। ठीक है, तो पहले वाले 31 का देखिए इस तरीके से कुछ दिया गया है। यहाँ पे आपको संख्या बताना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 192 हो जाएगा। आप इसको करिएगा कि क्यों कैसे 192 आया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कुछ इस तरीके से दिया गया है। वीडियो पॉज करिएगा, लगाइएगा और फिर आंसर निकालिएगा। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, 33 में बताना है कि आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में इस तरीके से है, इसको लगाइएगा और यहाँ पे फिर आंसर अपना देखिएगा। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, करके देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कुछ इस तरीके से दिया गया है।
यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा उपयुक्त में से ई, कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर आएगा 47.5 डिग्री। करिएगा इस तरीके से क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर में, हमें प्रश्न आकृति दिया गया और इसका हमें उत्तर आकृति बताना है, ठीक है। उत्तर आकृति कुछ इस तरीके से दिया गया 36 नंबर में। ये मिरर है, एक्स और वाई क्या है, मिरर है, मिरर के सामने रखा हुआ है, तो इसका इधर हमें मिरर बनाना है, ठीक है। इसका हमें इधर क्या बनाना है, मिरर बनाना है कि ये इसका मिरर क्या हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ बनेगा समथिंग करके। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 36 का क्या आंसर सही है, बी ऑप्शन सही है। 36 का बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 37 कुछ इस तरीके से दिया गया है, करिएगा इसको। 37 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। 38 कथन और निष्कर्ष दिया गया है, ठीक है। कथन दिया गया, फिर निष्कर्ष दिया गया, फिर इसके आंसर दिया गया। एक कथन है और इसके निष्कर्ष हैं, पहला दूसरा। फिर आंसर बताना है कि दोनों निष्कर्ष में से कौन कौन सा सुटेबल है। आप इसको पढ़ के लगाइएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39 कुछ इस तरीके से दिया गया है, आप करिएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 40, यहाँ पर भी कथन निष्कर्ष दिया गया है। ये इस तरीके से कथन है और ये कार्यवाही है पहला, ठीक है। कार्यवाही पहला दिया गया इस तरीके से, और ये दूसरा और तीसरा कार्यवाही दिया गया। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर है डी ऑप्शन। केवल कार्यवाही फर्स्ट और थर्ड अनुसरण किया जाना चाहिए। चलिए 41 का आंसर, 41 नंबर का आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। कि सबसे ऊपर इसमें से पूछा गया सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर अणु है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। 42 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन करिएगा, 43 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए ऑप्शन। 44 में कितने आयत हैं ये बताना है। यहाँ पे आयत की संख्या की बात करेंगे तो ए बी सी डी, ठीक है, ई एफ जी एच, तो इस तरीके से 8 तो ऐसे ही हो गए, 8 आयत ऐसे ही हो गए, ठीक है। अब 3-3 अक्षरों से बने आयतों की संख्या, जैसे कि ए बी सी, एक तो ये हो जाएगा ए बी सी, और सी डी जी, सी डी जी, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जी एच एफ, जी एच एफ, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ई एफ जी, ई एफ बी, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, तो एक तो इतने हो गए, कितने मिले, 1 2 3 4, 4 ये मिल गए। अब इसके बाद 4-4 अक्षरों से बने से आयत, तो 4-4 अक्षरों से बनाएंगे, तो एक बन जाएगा ए बी सी डी, एक तो ये हो जाएगा, ठीक है, ए बी सी डी। फिर ए बी ई एफ हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, 2 ए बी ए, फिर सी डी जी एच हो जाएगा, सी डी जी एच 3 ये हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद जी एच ई एफ हो जाएगा, जी एच ई एफ ये हो गया 4, 4 इससे भी, तो 8 4 12 4 16, तो टोटल यहाँ पे 16 आयत हैं, जो कि अगर हम देखें तो ऑप्शन में कहीं नहीं दिया गया, तो 16 हो जाएगा आंसर, ई ऑप्शन सही है। चलिए उस विकल्प का चयन करें जो आकृति 3 से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार आकृति 2 और 1 से संबंधित है। ठीक, आकृति 3 से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार आकृति 1 और 2 आकृति 1 से संबंधित, 2 आकृति 1 से संबंधित है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आंसर इसका क्या है, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन, आंसर इसका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम देखेंगे जीएस के क्वेश्चन। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच का संवाद है, ठीक है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद अपना ऋग्वेद है, ठीक है। 4 वेद हैं, चारों वेदों में से सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसमें विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच इसका संवाद का वर्णन किया गया है। तो ऋग्वेद में विश्वामित्र नदी कथा नाम एक कथन है, जिसमें ऋषि विश्वामित्र एवं सुतुद्रा और विपाशा नदी के बीच जो है संवाद की का वर्णन है, ठीक है। तो विपाशा नामक नदियों के बीच का संवाद का वर्णन है, और इन दोनों का वर्तमान नाम अगर देखें तो इनका नाम पड़ता है ब्यास और सतलज, ठीक है, ब्यास और सतलज, जो कि बी ऑप्शन दिया गया, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए
निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? किसके द्वारा ये मनाया गया था? तो ये मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। ठीक है, मुस्लिम लीग के द्वारा सर्वप्रथम कार्रवाई दिवस। और ये कहाँ पर मनाया गया था? कलकत्ता में मनाया गया था, ये भी याद रखिएगा, कलकत्ता में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लेक तुर्काना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है। ये दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तुर्काना झील जो है किस देश में पड़ती है? तुर्काना झील जो है रेगिस्तानी झील है, और ये अगर हम बात करें तो दुनिया ये जो है दुनिया के 4 देशों में भी फैली हुई है। पहला उसमें आ जाता है इथियोपिया। ठीक है, इथियोपिया आ जाता है। ठीक है, इथियोपिया पहला देश हो गया। फिर आ जाता है उसमें केन्या, केन्या के बाद दक्षिणी सूडान, सूडान के बाद इसमें आ जाता है युगांडा। तो ये 4 देश इसमें सम्मिलित हैं। इस वाले लेक तुर्काना जो है तुर्काना झील फैली हुई है। तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, स्वर्ण क्रांति का संबंध भारत में किस कृषि के क्षेत्र से विकास के लिए जिम्मेदार है? स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति की बात करेंगे तो ये बागवानी से रिलेटेड है, संबंधित है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। 1991 से 2003 के बीच को भारत की स्वर्ण क्रांति के अवधि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, शहद और बागवानी से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। तो आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? हड़प्पा काल की बात करेंगे तो हड़प्पा काल में 3 भागों में जो विभाजित था नगर, वो कौन सा नगर था? तो वो था धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में। गुजरात का एक कच्छ का रण है। ठीक है, कच्छ का रण है, वहीं पर ये स्थित है, यहीं पर अवस्थित है। और उसके द्वीप एक है, यहाँ पे द्वीप है, जो जिस द्वीप का नाम है खादिर द्वीप। तो खादिर द्वीप में यह स्थित है। ठीक है, 3 भागों में ये जो है विस्तृत फैला हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 51, ताजमहल के सुलेखक यानी कि कैलीग्राफर ने 1648 में इसकी रचना की और पूरा किया। तो कौन था? उसका नाम क्या था? तो ताजमहल की अगर बात करेंगे विश्व धरोहर स्थल में, इसका नाम 1648 में थे अमानत खान सिराजी। नाम याद रखिएगा। इन्होंने ताजमहल के सुलेखन की रचना की और उसे पूरा किया। ताजमहल कहाँ है? आगरा शहर में स्थित है, विश्व धरोहर एक मकबरा है। निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? कौन सा मुगल सम्राट था? शाहजहां। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में इसका निर्माण करवाया था। ताजमहल का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था 1632 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ किया गया? दांडी मार्च प्रारंभ हुआ था 12 मार्च 1930 को। ठीक है, दांडी मार्च यात्रा अपने साबरमती आश्रम से शुरुआत किया गया था, जिसमें ये 78 अपने अनुयायियों के साथ दांडी मार्च शुरू किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किस समाज सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहेब कहा जाता था? इनमें से कौन से राजनेता थे जिनको प्यार से बाबा साहेब कहा जाता था? तो वह थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से जाना जाता था। आंसर यहाँ पे क्या है? सी ऑप्शन राइट है। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में वर्णन करता है? अनुच्छेद 343 की बात करेंगे तो ये भाग 17 में इसका वर्णन है। 343 से लेकर 351 तक का जो बातें कही गई हैं वो राजभाषा की उससे संबंधित बात कही गई है। तो संघ की राजभाषा से रिलेटेड है। ठीक है, 343 में संघ की राजभाषा है, जो कि संघ की राजभाषा क्या? हिंदी, और लिपि क्या है? देवनागरी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वसंत विषु किस तिथि को होता है? वसंत विषु की बात करेंगे तो ये हमेशा अगर हम बात करें तो 21 मार्च के आसपास का होती तिथि, जिसको बसंत विषु कहा जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो ये ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, शुष्क हवा सांता आना कहाँ बहती है? सांता आना जो कि एक शुष्क हवा है, यानी कि गर्म हवा होती है और धूल भरी हवा होती है, एक कैलिफोर्निया क्षेत्र में बहती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका राइट है। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? नदी के प्रवाह को मापने के लिए क्यूसेक का इस्तेमाल करते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्यूसेक मीटर होता है जिसका प्रयोग करा जाता है। आंसर बी पार्ट करेक्ट है। चलिए, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को क्यों कहा जाता है ये बताना है। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कपास के उद्योग के कारण इसको कहते हैं। तो आंसर बी क्या हो जाएगा? और जो है सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? ठीक है, तन्य धातु अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सोना।
सबसे अधिक अधातु वर्ध और तन्य धातु है। यह ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। यह हवा से क्रिया नहीं करती है। ठीक है, चलिए। अल्जाइमर रोग निम्नलिखित में मानव शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग से अगर हम बात करेंगे तो वो हिस्सा है मस्तिष्क। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, ये इसको एक भूलने का रोग है। इसमें आदमी धीरे धीरे भूलता रहता है। ठीक है, भूलने की बीमारी है, अल्जाइमर नाम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। संविधान सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? पारिस्थितिकी तंत्र की बात करेंगे, यानी कि इकोसिस्टम इंग्लिश में जिसको कहते हैं, तो इसका प्रयोग सर्वप्रथम यानी सबसे पहले एजी टांसले महोदय थे, उन्होंने किया था। तो इन्होंने इनकी पुस्तक एक आई थी इकोलॉजी, उसी में इस कंसेप्ट मतलब इस टर्म को प्रयोग किया था। 1935 में आई थी ये पुस्तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है? इनमें से नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिणी भारत में पड़ती है। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ है? दक्षिणी भारत में पड़ती है। और नीलगिरी पहाड़ियों पर अगर हम बात करेंगे तो ये जैसे कि अगर हम बात करें तो दक्षिणी भारत में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों से फैली हुई है। यहाँ पे टोडा जनजात रहती है, कोटा रहती है, कुरुम्बा जनजात रहती है। मोग जनजात यहाँ पे नहीं पाई जाती। ठीक है, मोग जनजात कहाँ पाई जाती है? त्रिपुरा में। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए, हलारी नस्ल के लोग गधों के संरक्षण के लिए कौन सा ट्रस्ट कार्य है? हलारी नस्ल के गधों के संरक्षण के लिए कौन सा ट्रस्ट कार्य कर रहा है, ये बताना। तो सहजीवन एक ट्रस्ट है। और हलारी नस्ल के गधे जो है ये गुजरात के हलार क्षेत्र की मूल प्रजाति हैं। ठीक है, तो सहजीवन ट्रस्ट इन गधों को बचाने के लिए जो है कार्य कर रहा है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम सफर नीति किस मंत्रालय द्वारा शुरुआत किया गया? हम सफर नीति की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 64, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा शुरुआत किया गया है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 65। हाल ही में विश्व चिड़ियाघर एवं एक्वेरियम एसोसिएशन यानी वाजा ने दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान की सदस्यता को कितने महीने के लिए निलंबित कर दिया है? तो ये किया गया था 6 मंथ, 6 महीने के लिए। बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। चलिए, अब क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से है। कंप्यूटर के लिए आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः किसके बने? तो सामान्यतः किसका बना होता है आईसी चिप? तो आईसी चिप जो होता है सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है, ये चिप जो है इसी के बने होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में कौन सी फंक्शन की प्रिंट प्रीव्यू विंडो प्रदर्शित करती है? इसमें प्रिंट प्रीव्यू विंडो अगर हमें देखना है एमएस ऑफिस में, तो इसमें से कौन सी की है जो प्रदर्शित करेगी? ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए हम कंट्रोल प्लस F2 फंक्शन 2 दबाते हैं, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आप पूर्व में खोले गए प्रोग्राम पर जाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग करेंगे? पूर्व में मतलब पहले से खोले गए कीबोर्ड शॉर्टकट है, तो उसके लिए अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब दबाएंगे। ठीक है, तो पूर्व में खोले गए प्रोग्राम की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, अल्ट प्लस टैब क्या होता है? ओपन किए गए प्रोग्राम के बीच स्विच जब करते हैं तो अल्ट प्लस टैब का प्रयोग करते हैं। कंट्रोल एन से नया डॉक्यूमेंट अगर हमें खोलना है, ओपन करना है, बनाना है, तो वहाँ कंट्रोल एन क्लिक करेंगे। कंट्रोल होम से डॉक्यूमेंट पर जाने के लिए क्लिक करेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल है ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करता है? तो ईमेल सर्वर से मैसेज प्राप्त करने वाला जो प्रोटोकॉल है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है, सी पार्ट हो जाएगा, पीओपी कहते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, पीओपी। इससे क्या करते हैं? ईमेल सर्वर से क्लाइंट को मैसेज ट्रांसफर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका पहला संस्करण कब रिलीज किया गया था? 1984 में। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर है 70। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन का में प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है कंट्रोल की। आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल की जो होती है किस प्रकार की है? कॉम्बिनेशन की है। तो बी ऑप्शन से, जो कंट्रोल सी, कंट्रोल बी, तो मतलब कंट्रोल ए है, जैसे इस तरीके से करते तो कंट्रोल को कॉम्बिनेशन के साथ है जो है कार्य कराया जाता है। बी पार्ट करेक्ट है। चलिए, एक HDMI टाइप ए कनेक्टर में कितने पिन होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक HDMI जो टाइप कनेक्टर ए है, इसमें अगर हम देखेंगे तो कितने क्या होता है? पिन होता है। तो HDMI टाइप ए में 19 पिन होता है। याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं।
ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का शुभंकर बताना क्या है। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका शुभंकर जो है एक पेंगुइन है। आंसर क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, विंडोज 10 में डेस्कटॉप बैकग्राउंड, स्क्रीन सेवर आदि को बदलने के लिए इसमें से क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए हम डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करेंगे और पर्सनलाइज को चुनेंगे, वहाँ पर जाकर अपना बैकग्राउंड, स्क्रीन सेवर्ड और अपना जो है क्या कहते हैं, डेस्कटॉप पर जो वॉलपेपर है सभी बदल सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए, विंडोज टास्क मैनेजर अगर खोलना है आपको तो क्या दबाएंगे। विंडोज टास्क मैनेजर को खोलने के लिए आप कंट्रोल प्लस आल्ट की प्लस डिलीट की को एक दबाएंगे, जिससे आपका एक टास्क मैनेजर खुल के आ जाएगा। चलिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कॉस, इवन, फैक्ट, एक्सप्रेशन, फंक्शन किस कैटेगरी में होता है, सभी ये बताना है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में सभी मैथमेटिकल फंक्शन का प्रयोग होता है, जो कि अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए किया जाता है, और ये सभी मैथमेटिकल फंक्शन में स्थित होता है, जैसे काउंट है, एवरेज है, सम है, ठीक है, फैक्ट है और मैक्सिमम है, कॉस है। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। चलिए, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www में पंजीकृत पहला डोमेन नेम क्या था। जो पहला डोमेन नेम था उसका नाम क्या था, उसका नाम था www.symbolics.com। ये पहला डोमेन नेम था, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वेबसाइट का पृष्ठ जो विषय वस्तु की सारणी के रूप में कार्य करता है क्या कहलाता है। तो जब हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो पहला पेज जो खुलता है उस पेज को हम होम पेज कहते हैं। तो होम पेज इसका हो जाएगा आंसर बी ऑप्शन। चलिए, अगला प्रश्न, सार्वजनिक अस्पतालों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली ORS शुरू किया गया था, कब से शुरू किया गया था ये बताना है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 4 जुलाई 2015 को, 4 जुलाई 2015 से शुरू की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, साइबर स्पेस किसके द्वारा गढ़ा गया था। साइबर स्पेस की बात करेंगे तो विलियम गिब्सन थे जिन्होंने इसका नाम सर्वप्रथम सुझाया था। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये अमेरिका कनाडा लेखक और निबंधकार, इन्होंने सबसे पहले 1984 में साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग किया था। डेटा को इस तरह से संग्रहित और प्रबंधित करने की प्रक्रिया क्या है जो कुशल पुनर्प्राप्ति और विश्लेषण की अनुमति देती है। तो इस प्रकार की डेटा की बात करेंगे तो उसको कहा जाता है डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा वेयर हाउसिंग जो है डेटा को इस तरह से स्टोर करने और उसको प्रबंधन करने की प्रक्रिया है जो कुशल पुनर्प्राप्ति और विश्लेषण की अनुमति देती है। तो आंसर क्या है, ए पार्ट करेक्ट है। चलिए, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है। अब ये उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन आगे 20 क्वेश्चन, बस इसके बाद वीडियो को करते हैं। सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाएगा तो हापुड़ हो जाएगा। 660 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ जिला है सबसे छोटा, और सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है, ठीक है। लखीमपुर खीरी 76-80 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। चलिए, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में उच्चतम औसत तापमान इस तथ्य के कारण है कि यह किसके निकट स्थित है। बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड किसके पास पड़ता है। तो बुंदेलखंड की बात करेंगे तो कर्क रेखा के पास स्थित है, इसलिए यहाँ पे उच्चतम तापमान रहता है। तो आंसर डी ऑप्शन राइट है। चलिए, सुरहाताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में यह स्थित है सुरहाताल पक्षी अभ्यारण्य। तो सुरहाताल पक्षी विहार की बात करेंगे या फिर इसका नाम है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, जो कि पड़ता है बलिया जिला में, ठीक है। सबसे पूर्वी जिला बलिया जिला, तो वहीं पर यह स्थित है। आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। चलिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की जब बात करेंगे तो पूर्वी क्षेत्र लगा दीजिएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जिसको भौगोलिक रूप से तराई क्षेत्र भी कहा जाता है। ये बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र रहता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ। कृषक समृद्धि आयोग का गठन वर्ष 2017 में किया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इनमें से शहीद विजय सिंह पथिक खेल परिसर मिर्जापुर में है क्या। तो अगर हम देखें तो ये मिर्जापुर में नहीं है, ये पड़ता है आपका ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पड़ता है ये, ग्रेटर नोएडा जिले में स्थित है। ग्रेटर नोएडा का गौतम बुद्ध नगर जिला है जहाँ पर ये स्थित है, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा। ग्रीन पार्क कानपुर में है। बुद्धा अंतर्राष्ट्रीय सर्किट ये भी गौतम बुद्ध नगर में है। ध्यानचंद एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम लखनऊ में है। सभी सही है, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, इनमें से मथुरा में किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा जिला की बात करेंगे, इनमें से अगर देखा जाए तो तेल रिफाइनरी का काम मथुरा में होता है, तेल शोधक कारखाना। यहाँ पे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के माध्यम से
1982 से यहाँ पे तेल शोधन कारखाना, तेल रिफाइनरी स्थापना की गई है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। चलिए, निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। गन्ने की कम उपज, कम पेराई सत्र, उद्योगों की असंतोष और स्थापना ने चीनी उत्पादन में समस्याएं जनित की। इन दोनों कथनों में से सही कथन कौन सा है, ये बताना है। अगर हम देखें तो दोनों कथन सही है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में किस जिले में? तो देवरिया के प्रतापपुर में। ठीक है, देवरिया जिला का प्रतापपुर स्थान में 1903 में भारत की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास विभाग की स्थापना कब हुआ था? 1935 में हुआ था। ठीक है, तो ये चीजें याद रखिएगा। अगला प्रश्न, महावीर जूट मिल्स उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल है जो कहाँ पर स्थित है? तो महावीर जूट मिल्स जो है उत्तर प्रदेश की, जो कि ये पड़ता है सहजनवा स्थान है गोरखपुर जिले में, जहाँ पर पड़ता है, तो वहीं स्थित है। इसकी स्थापना 1935 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर कहाँ पाया जाता है? तो ये मिर्जापुर क्षेत्र में, मिर्जापुर जिले में। ठीक है, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में संगमरमर प्रसिद्ध है, संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट। अगला प्रश्न, भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जिले में पड़ता है। यहाँ पे आंसर ई ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना 1926 में किया गया था। चलिए, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित की गई हैं? तो मथुरा के पास अगर हम बात करें तो कौन से शासक की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित की गई हैं मथुरा के पास? तो वो है कुषाण वंश के। ठीक है, कुषाण शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिस्थापित की गई हैं। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ग्रैंड ट्रंक रोड के तहत नहीं आता? इनमें से कौन जिला जो है टच नहीं करता? इनमें से अगर देखा, कानपुर आता है, अलीगढ़ आता है, प्रयागराज आता है, लखनऊ इसमें नहीं आता। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन राइट। ठीक है, चलिए, वर्ष 1919 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश यानी कि उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, तो कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसी ने किया था 1909 में? ये बताना। तो आगरा में आयोजन हुआ था सबसे पहले, तो ये बात समझिए 1909 में, और इसकी अध्यक्षता किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू कौन से? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री उनके पिताजी थे। ठीक है, उनके पिताजी थे। तो इस प्रकार ये देख लिया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आएगा तो आप इज्जत नगर लगा दीजिएगा। इज्जत नगर बरेली में पड़ता है और इसकी स्थापना 1889 में ही किया गया था। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है? उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को 14 दिन तक विलंबित कर सकती है। यह अनुच्छेद 198 में इसकी बातें कहेंगी। ठीक है, सिर्फ विधानसभा में ही पुनर्स्थापित किया जा सकता है। 14 दिन से अधिक समय तक रोक सकती है। 14 दिनों के बाद विधेयक को परिषद से स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। अगला प्रश्न, काम्पिल्य मेला निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? काम्पिल्य मेला की जब बात करेगा तो देखिए, काम्पिल्य मेला सबसे पहले कहाँ लगता है? फर्रुखाबाद जिला। ठीक है, बहुत फेमस है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फर्रुखाबाद जिले में काम्पिल्य मेला लगता है और ये जैन धर्म से संबंधित मेला है। ठीक है, जैन समुदाय का मेला है जो कि प्रतिवर्ष काम्पिल्य नामक स्थान है फर्रुखाबाद में, वहीं पर लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश का नया निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है राज प्रताप सिंह। ठीक है, अभी लेटेस्ट वाला देख लीजिएगा, अभी वाला जो देख लीजिएगा, इसका नया निर्वाचन आयुक्त कौन है। ठीक है, चलिए, हाल ही में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा गोला बारूद और मिसाइल परिसर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश किस जिले में किया गया? तो ये किया गया है कानपुर में। कहाँ पर किया गया है? कानपुर में। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग प्रशिक्षण सुविधा केंद्र विकसित किया गया है? तो ये किया गया है IIT कानपुर के द्वारा। IIT कानपुर के द्वारा S2 नामक सुविधा है और ये 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच उड़ान गति को करने में सक्षम है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये था वीडियो ओवरऑल जिसको हम लोगों ने देखा। डिस्कस किया, अगर पसंद आया हो, लाइक किया नहीं किया तो चैनल को लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ शेयर भी करिएगा।
और आज का प्रैक्टिस सेट यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।